गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हम पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, और पीछे की कक्षा में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं पढ़ी थी उनमें हमने पढ़ा था उदारीकरण और निजीकरण, और अपनी जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वैश्वीकरण वाला। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये सूचना दे रही हूँ कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो प्रथम परख है, टेस्ट है, वो प्रस्तावित है, और उसके अंतर्गत आपका जो सिलेबस रहेगा वो देखिए कौन सा रहेगा। तो उसमें अपन लोग जो अपनी ज्योग्राफी चली थी उसके ही जो चैप्टर्स थे वो हमने लिए हैं। एक तो हमने लिया है मानव संसाधन और एक लिया है परिवहन व संचार। तो एक तो आपको ये जो मानव संसाधन वाला चैप्टर है ये क्लियर करना है, याद करना है इसको। और उसके बाद में जो परिवहन व संचार वाला चैप्टर है, परिवहन व संचार, ये वाला चैप्टर आपको करना है। यानी ये दो पार्ट जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं, याद करने हैं। ये टेस्ट का सिलेबस रहेगा जो सितंबर के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है, आपका होना है, ये ऑनलाइन ही होगा। और इसमें आप ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, हम थ्योरिकल क्वेश्चन जो होते हैं ना लिखित वाले, जिनके उत्तर दिए जाते हैं लिखित में, वो वाले प्रश्न इसमें आएंगे। तो इसकी पूरी तैयारी आपको रखनी है। यानी इनमें दो दो नंबर के हिसाब से जिस हिसाब जो जो भी टॉपिक आए हैं, जो प्रश्न आपको करवाए हैं, टॉपिक्स आपको करवाए हैं, वो आपको सारे करने हैं। तो ये तो रहेगा आपका जो टेस्ट का सिलेबस रहेगा जिसकी आपको पूरी तैयारी करनी है। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पर जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, और इसके अंतर्गत हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे वैश्वीकरण। चलिए वैश्वीकरण को कंप्लीट करते हैं। वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण की जो परिभाषा मैंने आपको दी थी वो क्या थी? वैश्वीकरण की परिभाषा दी थी एक, दो या दो से अधिक देशों के मध्य क्या होता है कि ये जो अर्थव्यवस्था की जो समन्वय करने की या संतुलन करने की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। एक देश का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जो समन्वय करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। तो परिभाषा देते हैं हम लोग पहले इसकी। एक देश का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में समन्वय करने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण कहलाती है। ये है आपकी वैश्वीकरण की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है कि एक देश और दूसरे देश के मध्य ये जो समन्वय है, या हम जिसको कह सकते हैं जो संतुलन करने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये तो परिभाषा आती है आपकी किसकी? वैश्वीकरण की। जैसे मैंने आपको पीछे की कक्षा में बताया था कि वैश्वीकरण किसको बढ़ाता है? वैश्वीकरण बढ़ाता है प्रतिस्पर्धा को, होड़ को, मुकाबले को। और ये कोई युद्ध वाला मुकाबला नहीं है कि दो देश आमने सामने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए, अपनी सेना को मजबूत कर लिया, ये नहीं है। बल्कि ये देश अपने देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार के तरीके हैं उनको इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? अपनाया जाता है। यानी सुधार के तरीकों को अपनाना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाता है। मैंने आपको एक किसान का उदाहरण दिया था कि भारत और अमेरिका के किसान का एक उदाहरण देकर बताया था कि भारतीय जो किसान है वो इस तरह का प्रयास करेगा कि अमेरिका की जो किसान है वो ऐसी कौन सी तकनीकी का उपयोग करते हैं जिसकी वजह से उनके उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो और इस तरह से वो उस प्रक्रिया को अपने देश में भी लागू करेगा, और जिससे ये बढ़ जाएगा कि अमेरिका के किसान और भारतीय किसान के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वे एक जैसी तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, एक जैसे खाद बीजों का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे दोनों के मध्य क्या बढ़ जाएगी? प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, होड़ बढ़ जाएगी उत्पादन की, और ये दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है। तो वैश्वीकरण क्या बढ़ाता है? वैश्वीकरण बढ़ाता है प्रतिस्पर्धा को, होड़ को, मुकाबले को। अब ये जो प्रश्न आएगा वो देखिए किस हिसाब से आएगा, ये प्रश्न आपको कैसे करना है।
एग्जाम में जो पूछे जाने की प्रक्रिया है वो यही है कि वैश्वीकरण के लाभ बताइए या वैश्वीकरण का महत्व बताइए। तो हम इसी को लेते हैं, वैश्वीकरण के लाभ। हम ले रहे हैं वैश्वीकरण के लाभ। चलिए देखते हैं वैश्वीकरण के लाभ। यही प्रश्न पूछा जाता है कि वैश्वीकरण के कोई 4 लाभ बताइए, 4 महत्व बताइए। आपकी किताब के अंतर्गत जितने दिए हुए हैं वो हम सारे करते हैं। तो चलते हैं वैश्वीकरण वाले के लाभ पर। किताब का जो पैराग्राफ है वो देखिए क्या बोलता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है। वैश्वीकरण से आर्थिक खुलेपन तथा देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं इसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो पहला हम लाभ करते हैं इसके, सबसे पहले हम करते हैं विभिन्न वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों में विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह। तो पहला है विभिन्न राष्ट्रों में वस्तुओं का मुक्त प्रवाह। वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, ये पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए कि ये पॉइंट क्या कहता है कि वैश्वीकरण की वजह से देखिए क्या होता है कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो वस्तुओं के आने जाने की जो प्रक्रिया है, आयात निर्यात की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। हम थोड़ा सा इसको उदाहरण से लेते हैं। देखिए उदाहरण में हम लोगों ने ये देखा था कि उदारीकरण के माध्यम से क्या किया जाता है, दो देशों के बीच में जो व्यापार अवरोधक होता है उसको हटाया जाता है उदारीकरण के अंतर्गत। तो ये किसको बढ़ाता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से विभिन्न देशों के बीच में जो वस्तुएं होती है वो आसानी से एक दूसरे के देशों में बिना किसी बाधा के क्या हो जाती है, मुक्त रूप से चली जाती है। जैसे हम लोगों ने कहा था, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको एक बार चीनी खिलौने की बात करी थी, चीनी खिलौने। अब देखिए पहले जब 1990 से पहले भारत ने इन प्रक्रियाओं को नहीं अपनाया था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की प्रक्रिया को नहीं अपनाया था, तब तक तो क्या था, इन चीनी खिलौनों पर भारतीय बाजारों में प्रतिबंध था। पर जैसे ही हम लोगों ने उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया उससे क्या बढ़ा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को लाभ मिला और एक स्थान से यानी चीनी खिलौने किस में आ गए, भारत के बाजारों में आ गए। तो इस तरह से, और भारतीय बाजारों में जो वस्तुएं थी वो कहाँ चली गई, चीनी बाजार में चली गई, चीन के बाजार में चली गई। तो ये बात है कि वैश्वीकरण के कारण किसका मुक्त प्रवाह होता है, वस्तुओं और सेवाओं का क्या हो जाता है, मुक्त प्रवाह होता है। यानी एक और दूसरे देश के मध्य जो वस्तुओं का आयात निर्यात है वो बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसके अंतर्गत, पूंजी का निर्बाध प्रवाह। पूंजी का निर्बाध प्रवाह, इसका मतलब देखिए क्या है, पूंजी का निर्बाध प्रवाह का मतलब होता है जहां वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुक्त प्रवाह होता है, वहीं पर पूंजी भी बिना किसी बाधा के क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। यानी वस्तुओं के साथ साथ जो पूंजी है वो भी बिना किसी बाधा के एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है वो हमने किसी दूसरे देश से खरीदी है, तो उसका जो हम पेमेंट करेंगे, जो हम उसका भुगतान करेंगे वो पूंजी के रूप में करेंगे, तो वो भी मुक्त रूप से क्या हो जाएगी, बिना किसी बाधा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगी। इसके बाद में आता है श्रम का स्वतंत्र प्रवाह। श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, और श्रम का स्वतंत्र प्रवाह का मतलब होता है कि देखिए कि यहाँ के जो श्रमशील व्यक्ति है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी दूसरे देशों में बिना किसी बाधा के जाते हैं। जैसे हमने देखा कि भारत से जैसे सऊदी अरब वगैरह, इराक वगैरह खाड़ी जो देश है वहां पर काफी लोग मजदूरी के लिए जाते हैं। तो वो क्यों है, किसके तहत है, वो वैश्वीकरण के तहत ही तो है।
कि वैश्वीकरण से हमें ये लाभ मिला है कि पूंजी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी बाधा के हम प्रवाह कर सकते हैं, भेज सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम वस्तुओं को भेज सकते हैं और श्रम को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो ये कहलाता है श्रम का स्वतंत्र प्रवाह। श्रम का मतलब क्या होगा, यहाँ पर काम करने वाले लोगों से लिया जा रहा है। यहाँ पर तो हमने देखा कि कई लोग दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इस उदारीकरण की, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपना रखा है और वहां पर वो लोग जाकर काम करते हैं। तो ये इसके अंतर्गत ही आता है, वैश्वीकरण के लाभ के अंतर्गत इसको लिया जाता है। इसके बाद में आता है प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह, चौथा। प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह, और प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह के अंतर्गत देखिए क्या आता है, स्वतंत्र प्रवाह। और इसके अंतर्गत क्या लिया जाता है, जैसे हमने देखा कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती है, वो क्या करती है, दूसरे देशों से भारत में आती है। भारत की जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो दूसरे देशों में जाती है और वहां पर क्या करती है, अपने उद्योग धंधे स्थापित करती है, वहां अपना कारोबार स्थापित करती है। तो वो क्या कहलाती है, वो प्रौद्योगिकी तो है। तो इस तरह से ये वस्तुओं का मुक्त प्रवाह नहीं होता, पूंजी का बिना किसी बाधा के प्रवाह नहीं होता, श्रम का ही नहीं होता, बल्कि जो प्रौद्योगिकी है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। यानी बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती है या अंतरराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है, जो या दो से अधिक देशों में स्वामित्व रखती है प्रौद्योगिकी के ऊपर, वो कंपनियां भी दूसरे देशों में जाती है, वहां पर अपना उद्योग जो है वो स्थापित करती है, वहां पर अपने जो ब्रांड है, अपनी जो कंपनी की वस्तुएं हैं उनको बनाकर वो उनको बेचती है। तो ये सब क्या है, किसके अंतर्गत आता है, ये सब वैश्वीकरण के अंतर्गत ही इसको लिया जाता है। और इसके बाद में पांचवा पॉइंट देखिए क्या है, ज्ञान का प्रसार। तो इस तरह से देखिए ये आपको पांचों जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपको वैश्वीकरण के लाभ के अंतर्गत करने हैं। यानी आपको ये जो प्रश्न है ये सेम इसी तरह से करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। प्रश्न यही पूछा जाएगा, आपको वैश्वीकरण के लाभ पूछते हैं तो सबसे पहले आपका जो टारगेट होता है वो होता है उसकी डेफिनेशन देना, परिभाषा देना। उसके बाद में लाभ पूछते हैं तो इस तरह से आपको लाभ क्लियर करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो ये तो हो गया वैश्वीकरण वाला बहुत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो अपना। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हालांकि वैश्वीकरण के अंतर्गत अभी तक यही प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इसके नीचे जो पैराग्राफ है उन पैराग्राफों का भी हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि क्या कहा गया है उसके अंतर्गत। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं कि आपके जो दो पैराग्राफ दिए हुए हैं पूरे पैराग्राफ को देख लेते हैं। ये तो ऊपर वाला तो हम लोगों ने कर लिया है, ये और ये। अब दूसरा जो पैराग्राफ है वो ये कहता है कि भारत सरकार के द्वारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्यों अपनाया गया और कब अपनाया गया। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद में भारत ने विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर काफी प्रतिबंध लगाए थे। घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे अनिवार्य माना गया। यह बात अपन लोगों की पहले हो चुकी है कि 1990 तक भारत जो है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने क्या किया था कि आयात निर्यात पर काफी हद तक प्रतिबंध लगा दिए थे। दूसरे देशों के साथ किसी प्रकार के कोई आयात निर्यात के संबंध रखे तो थे, लेकिन बहुत कम थे। ये प्रक्रिया क्यों अपनाई, ताकि हम अपने घर में पहले इतने मजबूत हो जाए क्योंकि जो ये दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था है उसके साथ हम मुकाबला कर सके, उसके साथ हम होल्ड कर सके। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को या इस तरह के जो कार्यक्रम है या इस तरह की जो व्यवस्था है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वो भारत के द्वारा अपनाई गई थी। पहली बात तो इसके अंतर्गत क्या आती है, ये आती है। दूसरे 1991 में सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतियोगिता करने का समय आ गया है। यह स्वीकार किया गया कि प्रतियोगिता से उद्यमों की निष्पादकता तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत में विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर से प्रतिबंधों को काफी हद तक हटा लिया और व्यापार अवरोधकों को हटाकर आयोता को क्या किया गया,
उदारीकरण किया गया, कुछ को छोड़कर अधिकांश वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दे दी गई। यानी धीरे धीरे 1990 के बाद में भारत ने उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। व्यापार जो अवरोधक थे, प्रतिबंध थे, उन सारे प्रतिबंधों को भारत ने क्या किया, हटाया। नियंत्रण से जो किसी प्रकार का ऐसे नियंत्रण था उन पर, उस चीज को हटाया। व्यापार अवरोधक थे उनको दूर किया, उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया थी वो क्यों अपनाई गई, तो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया था। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न अपने पास आता है वो किस तरह से आ सकता है कि भारत में जो उदारीकरण की प्रक्रिया थी वो किस, या भारत में जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया थी वो किस रूप में अपनाई गई। यानी 1990 तक तो हम लोगों ने, स्वतंत्रता के बाद से लेकर 90 तक तो हम लोगों ने किसी प्रकार के आयात निर्यात को छूट नहीं दी, लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने उदारीकरण, निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाया, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। और ये चीजें हमने क्यों की, क्योंकि पहले हमने जो अपने देश की अर्थव्यवस्था थी उसको मजबूत किया ताकि वो दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ मुकाबला कर सके। और इस वैश्वीकरण के अंतर्गत देखिए क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अभी मैंने आपको बताया था मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती है जिनका 2 या 2 से अधिक देशों की प्रौद्योगिकी पर क्या होता है, स्वामित्व होता है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। तो उनका भी आवागमन हुआ निर्बाध, बिना किसी बाधा की। प्रौद्योगिकी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची, एक देश से दूसरे देश के बीच में पहुंची। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वह बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। वर्तमान में विभिन्न देशों के बीच में सेवाओं में निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। यानी प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कंपनियां एक देश से दूसरे देशों में आ जा रही है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण को तीव्रता प्रदान की है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये जो प्रौद्योगिकी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफी विकसित अवस्था में पहुंच गई है। इसमें विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। भारत ने भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की बदौलत अपनी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर वैश्वीकरण के लाभों को बुनाया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में संपूर्ण विश्व में संसाधनों के आवंटन में सुधार करके इसे अधिक कार्यकुशल बनाया। यानी भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है और भारत ने भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर अपने देश की जो प्रौद्योगिकी है उसे और अधिक कार्यकुशल बनाया है। इससे उत्पादन लागतें गिरी है। देखिए उत्पादन लागत कैसे गिरती है, अगर प्रौद्योगिकी का विकास होता है तो उत्पादन लागत कैसे गिरती है, तो इससे देखिए क्या फर्क पड़ता है। जैसे प्रौद्योगिकी होगा, प्रौद्योगिकी का मतलब उद्योग धंधे है, तो प्रौद्योगिकी बढ़ेगी, प्रौद्योगिकी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। बाजार में बहुत सारी वस्तुएं आएगी, बहुत सारी ब्रांड की, बहुत सारी अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग वेराइटी की, तरह तरह की, विभिन्न प्रकार की। तो लोगों के बीच में होड़ भी होगी और एक अच्छी चीज भी निकलेगी। साथ में उत्पादन, उसका जो मूल्य है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। अगर बाजार में कोई चीज कम है तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा, और बहुत सारी है बाजार में तो उसका मूल्य स्थिर रहेगा या फिर कम हो जाएगा। वैश्वीकरण की इस लाभदायक प्रक्रिया को लागू करने एवं सफल बनाने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। और यहाँ पर आप क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। खाली वैश्वीकरण के जो लाभ है वो वाला क्वेश्चन ही आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये जो 2 पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाए हैं ये आपको खाली रीडिंग के लिए पढ़ाए हैं, आपको इसमें खाली रीडिंग करनी है, इसको कॉपी में नहीं करना है। कॉपी में करने वाले क्वेश्चन वो ही है, वैश्वीकरण के लाभ बताइए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेशी की अवधारणा। यानी अपना निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण कंप्लीट हो गया है। आर्थिक सुधार के तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। महत्वपूर्ण उदारीकरण और वैश्वीकरण है, उसको नोटबुक में करना है। निजीकरण भी महत्वपूर्ण है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। अब हम देखते हैं स्वदेशी की अवधारणा। स्वदेशी क्या है, स्वदेशी स्वदेशी शब्द का अर्थ बताइए क्या है। तो स्वदेशी शब्द का अर्थ है स्वदेश। स्वदेशी शब्द का शाब्दिक अर्थ है
स्वदेशी शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपने देश का। स्वयं के देश का। स्वयं के देश का। स्वदेशी का जो अर्थ है वो किससे लिया गया है? स्वयं के देश के उत्पादन से या वस्तुओं से लिया गया है। अब ये अपने पास आता है कि ये जो स्वदेशी है उसकी अवधारणा इतनी मुखरित क्यों हुई है, इतनी प्रबल क्यों रही है। देखिए, स्वदेशी जो शब्द है या जो स्वदेशी बातें हैं वो अपने देश के लिए कोई नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में इसको लागू किया जा रहा है, स्वदेशी की भावना को बढ़ाया जा रहा है, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा है एक तरफ से देखा जाए तो, परंतु ये जो धारणा है, स्वदेशी की बातें हैं, स्वदेशी का जो विचार है वो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही पनपा था। महात्मा गांधी जी के द्वारा जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन किए जा रहे थे, उनमें असहयोग आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण था। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी ने स्वदेशी शब्द को अपनाया, स्वदेशी का विचार लोगों के सामने रखा और उस समय उन्होंने एक आंदोलन के तहत एक चरण को आगे बढ़ाया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि जो विदेशों में बनी हुई चीजें हैं वो भारत में उपयोग मत करो, विदेशी वस्तुओं की होली जलाओ, भारत में बनी हुई वस्तुओं का सदुपयोग करो। यहाँ के जो लघु और कुटीर उद्योग धंधे थे, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाते थे, उन उद्योग धंधों को जब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान नष्ट भ्रष्ट कर दिया तो महात्मा गांधी ने उन्हीं को वापस पुनर्जीवित करने की भावना लोगों में पुनः जागृत की कि जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं उनको फिर से जागृत किया जाए, अपने देश में ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उनको काम में लिया जाए। तो इसके लिए महात्मा गांधी के द्वारा जो चरखा चलाने की जो प्रक्रिया थी वो भी शुरू की गई थी। उन्होंने चरखा चलाकर सूत काता और फिर जो खादी वस्त्र थे उनका प्रचार प्रसार किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वदेशी की अवधारणा है वो हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए नई नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही ये एक स्वतंत्रता आंदोलन का एक मुख्य हिस्सा बनी थी, एक मुख्य भाग था, एक चरण था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा उठाया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। तो स्वदेशी जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? अपने देश में बना हुआ। वर्तमान में स्वदेशी की अवधारणा स्वयं के देश की कंपनियों तथा उद्योगों द्वारा देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं को अपनाए जाने और विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित पर बल देती है। यानी वर्तमान में जो भारत में स्वदेशी कंपनियां हैं वो किस बात पर बल दे रही है? वो इस बात पर बल दे रही है कि वस्तुओं का निर्माण भारत में ही किया जाए, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हम लोगों ने दूसरे देशों में स्थापित की गई है उनमें भी जो भारत में बनी हुई वस्तुएं है उनका प्रचार प्रसार ज्यादा किया जाए। भारत के लोग अगर भारत में बनी हुई वस्तुओं को खरीदेंगे तो उससे क्या होगा? उससे देश का पैसा जो है वो देश के अंदर रहेगा, धन निष्क्रमण नहीं होगा। धन निष्क्रमण का मतलब होता है भारत का पैसा बाहर नहीं जाएगा, और बाहर नहीं जाएगा, देश का पैसा देश में रहेगा, तो देश की अर्थव्यवस्था में क्या होगा? सुधार होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा? काम मिलेगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी बढ़ेगी। प्रौद्योगिकी बढ़ेगी तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, जीवन की गुणवत्ता लोगों की बढ़ जाएगी, रोजगार के साधन प्राप्त हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। स्वदेशी की भावना देश प्रेम को भी बढ़ाती है, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना का भी वो विकास करती है। तो कुल मिलाकर जो स्वदेशी है वो एक तरह से लाभ की प्रक्रिया का एक प्रमुख चरण है। अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ये बहुत ज्यादा लाभ का भी है। तो वर्तमान में ये जो भारतीय कंपनियां हैं ये क्या करती है? स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, जिनके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी है, जिनमें है टाटा, हमने देखा गोदरेज है, डाबर है, हीरो है, पतंजलि है। ये स्वदेशी उत्पादन पर बल देती है, स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ाती है और वस्तुओं का निर्माण करती है देश में ही, वस्तुओं को क्या करने के लिए? बेचने के लिए। और इससे क्या होगा? धन जो निष्क्रमण है उस पर रोक लग जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि कई बार हमने देखा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती है अपने देश के अंदर, और वो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है? यहाँ पर प्रौद्योगिकी का निर्माण करती है, यहाँ अपने देश के ब्रांड निकालती है, उत्पादन
पूरे बाजार में यहाँ पर क्या हो जाता है, छा जाता है, पूरा बाजार विदेशी चीजों से भर जाता है। उसके अंतर्गत जो देशी वस्तुएं होती है अपनी, उनकी कीमतें तो होती है, यानी वो महंगी तो होती है, लेकिन उनको पर्याप्त बाजार नहीं मिलता। यानी अपने देश में बनी हुई वस्तुओं के लिए ही अपने देश में बाजार की कमी उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने स्वदेशी की जो धारणा है उसको शून्य के अंतर्गत लाकर खड़ा कर दिया है। जैसे एक बार आपको मैंने चीनी खिलौनों का उदाहरण दिया था कि चीन के जो खिलौने हैं और भारतीय बाजारों में अगर चीन के खिलौने बिकने के लिए आते हैं, अब चीन के खिलौने क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, सुंदर होते हैं, तो लोगों का ध्यान इस पर ज्यादा जाता है। और भारतीय बाजार में भारत में बने हुए खिलौने जो है वो महंगे होने के कारण क्या होते हैं, नहीं बिकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्वदेश है, यानी अपने देश में उत्पन्न जो वस्तुएं होती है, उनकी भावना लोगों के प्रति क्या हो जाती है, गिर जाती है। इस वजह से क्या होगा कि एक तो यहाँ पर रोजगार में कमी आ जाएगी, जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनकी धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, उनमें रोजगार की भावना, इनमें जो रोजगार की स्थिति है वो नगण्य हो जाएगी। और दूसरे जो विदेशी कंपनियां हैं उनका आधिपत्य भारतीय बाजारों पर हो जाएगा। तो स्वदेशी की अवधारणा जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके कई ऐसे लाभ है जो हमें प्राप्त होते हैं। आगे आने वाली कक्षा में हम स्वदेशी की अवधारणा के अंतर्गत इसके लाभों का अध्ययन करेंगे। आपको जो सिलेबस है वो मैंने लिखवा दिया है, आपको उसकी पूरी तैयारी करनी है। आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, यानी एबस ही टिक करने वाला नहीं होगा, लिखित होगा। इसकी पूरी तैयारी करें। और ये जो पेपर है, जो वीडियो है, वो आप लोग पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें, एंड तक देखें इसको। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आप ऑन करके इसको थोड़ी देर के बाद में ऑफ कर रहे हो, तो इससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। और हो सकता है कि आपने किताब के अंदर से उस टॉपिक को कर लिया हो, लेकिन एक रटी रटाई बातों को, एक देखी हुई बातों को लिखना, किताब में जो लिखा है उसको सेम वैसा ही उतारना, और एक बोर्ड पर समझना और फिर उसको उतारना, दोनों में काफी अंतर होता है। आप ज्यादा पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में जो टॉपिक्स में जहां से मैं करवा रही हूँ फिर उनको अपनी नोटबुक में करें, तब ज्यादा समझ में आएगा। ज्यादा आप लोगों को इसको समझना है, क्योंकि एक तो अपनी दिक्कत ऑनलाइन के अंतर्गत वैसे ही चल रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, आ रहे हो, लेकिन आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करवा रही हूँ। थैंक यू।